उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति की छटा को समेटे हुए आज फिर आपके लिए पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक मैं लाया हूँ। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति, कला और विकास पर हम चर्चा करते हैं। आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, बीते 1 दिसंबर को हमने नागालैंड दिवस मनाया और इसी दिन से हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण भी शुरू हुआ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम नागालैंड से ही करते हैं। तो चलिए डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और जानते हैं नागालैंड की संस्कृति, कला और विरासत के बारे में। नागालैंड, जिसे पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है, भारत का एक बहुत समृद्ध राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातीय जीवन शैली और उनके रीति रिवाजों में एक अद्वितीय आकर्षण है जो सभी को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम भारत के दूसरे राज्यों से अलग करके भी देख सकते हैं। नागालैंड की संस्कृति और परंपरा यहाँ के लोगों की पहचान और गौरव का प्रतीक है। सांस्कृतिक विविधता और जनजातियों की जीवन शैली और ताने बाने पे अगर हम बात करें तो नागालैंड में कई प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे कि अंगामी, आओ, सेमा, लोथा, चाखेसांग और कचारी। इसी तरह की जनजातियों की अपनी अलग भाषा है, बोली है, वेशभूषा है और परंपराएं हैं। हर एक त्योहार और अवसर पर पारंपरिक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। यहाँ का संगीत बहुत समृद्ध है और कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। बांसुरी, नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ का नृत्य होता है। प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करें तो नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव, जो इन दिनों नागालैंड के किसामा शहर में आयोजित भी किया जा रहा है। इसे महोत्सवों का महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। हर साल दिसंबर में ये त्योहार मनाया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विविधता को भव्य तरीके से प्रस्तुत करने का ये महोत्सव मौका देता है। इसके अलावा हर जनजाति के अपने विशेष त्योहार हैं, जैसे आओ जनजाति अपना एक त्योहार मुआत्सुंग त्योहार मनाती है जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। इसी तरह से अंगामी जनजाति का अपना त्योहार है सेखेरेनी। ये त्योहार सामुदायिक एकता और खुशी को प्रस्तुत करता है। सेमा जनजाति भी अपना एक ऐसा ही त्योहार तुनी पर्व मनाती है। ये त्योहार वहाँ की समृद्ध संस्कृति और वहाँ के आनंद को प्रस्तुत करता है। भाषाएं और परिधान के संबंध में अगर हम बात करें तो नागालैंड में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर बहुत सी जनजातियां बसती हैं और प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा बोली है और खास तौर पर नागामी और नागा भाषा और साथ में अंग्रेजी भी यहाँ की भाषा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों की अगर बात करें तो यहाँ के परिधान रंग बिरंगे आकर्षक होते हैं। इनमें चमकीले कपड़े, मोतियों के आभूषण और पारंपरिक हेडगियर शामिल होते हैं जो हर जनजाति की विशिष्टता को दर्शाते हैं। खान पान और व्यंजन की अगर हम बात करें तो नागालैंड का भोजन यहाँ की संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ का भोजन सादगी से भरा और प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ के व्यंजन मुख्य रूप से स्थानीय सामग्री और पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। यहाँ पर स्टिकी राइस और चावल की बियर खाद्य पदार्थों में बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से एकीबा चुटनी यानी बांस की ताजी टहनियों की मिर्च से बनी हुई खास चटनी भी यहाँ के भोजन में बड़े शौक से खाई जाती है। और इसी तरह से समुत्सुंग एक पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली मछली और बांस की टहनियों से तैयार किया जाने वाला एक व्यंजन है। यहाँ के लोग बहुत सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल अपने खान पान में करते हैं।
सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो सामाजिक जीवन और परंपराएं नागालैंड को बहुत समृद्ध बनाती हैं। नागालैंड की जनजातियां सामुदायिक जीवन शैली को प्राथमिकता देती हैं। प्रत्येक गांव की अपनी स्वायत्त व्यवस्था होती है और सामुदायिक मुद्दों को मिलकर सुलझाया यहाँ पर जाता है। विवाह और त्योहारों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और भोज का आयोजन होता है। यहाँ के लोग अपने वरिष्ठों और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उनके अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। कला और शिल्पकला के मामले में भी नागालैंड बहुत समृद्ध है। नागालैंड के लोग हस्तकला, शिल्पकला में माहिर हैं। बांस और लकड़ी से बने वस्तुएं, हस्तशिल्प, टोकरी, बुनाई और मिट्टी के बर्तन यहाँ की शिल्पकला का उदाहरण हैं और यहाँ का उत्कृष्ट हथकरघा उद्योग भी यहाँ की शिल्पकला को प्रस्तुत करता है। यहाँ के बने हुए वस्त्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं, जिनकी बहुत मांग होती है। पर्यटन और सौंदर्य नागालैंड की बहुत बड़ी विशेषता है। नागालैंड का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षक है। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करें तो कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग और झुको घाटी यहाँ के पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। नागालैंड के पहाड़, वन और जलप्रपात पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का एक अनूठा मेल देखने को मिलता है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और जीवंत परंपराएं न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं, बल्कि इसे विश्व स्तर पर भी पहचान दिलाती हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों की देश दुनिया में पहचान के लिए कई महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। पहली बार हमें एक विशेष आयोजन देखने को मिला, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 3 दिन का एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव रहा, जो कि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया और ये अब समाप्त हो रहा है। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्पकला और सांस्कृतिक परंपराओं का संगम देखने को मिला। हालांकि ये पहला अवसर था और आगे आने वाले समय में हर वर्ष इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव को आयोजित करने की परंपरा शुरू की गई है। आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा देने के लिहाज से इस महोत्सव के महत्व को समझा जा रहा है, क्योंकि इस महोत्सव में पारंपरिक हस्तकला, शिल्पकला, हस्तकरघा, कृषि उत्पाद और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें जैसे कारीगरों की प्रदर्शनियां लगाई गई थी, ग्रामीण हाट एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। इसी तरह से राज्य विशेष मंडप या पवेलियन भी लगाए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी सत्र भी यहाँ पर आयोजित किए गए थे। मुख्य कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जिसकी खूब चर्चा हुई, एक निवेशक बैठक भी आयोजित की गई। इसी तरह से खरीदार विक्रेता मीट भी आकर्षण का केंद्र रही, जो इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और नेटवर्क, साझेदारी और संयुक्त पहलों को मजबूत करने की दिशा में इस तरह की पहल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हथकरघा और शिल्पकरघा की तो हमने बात ही की, तो महोत्सव में बहुत से डिजाइन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर फैशन शोज भी आयोजित किए गए थे। पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में इस महोत्सव को अहम माना जा रहा है। सांस्कृतिक धरोहर का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दर्शकों को देखने को मिली। महोत्सव में रंगारंग संगीत प्रस्तुतियां देखने को मिली और इस क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद दर्शकों को चखने को मिला। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हम इस विशेष रिपोर्ट में, जानते हैं कि भारत मंडपम में ये 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी कार्यक्रम कैसा रहा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 दिसंबर को भारत मंडपम में शुरू हुआ और आज ये उत्सव समाप्त हो रहा है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय की ओर से कहा, आने वाले दशकों में हम गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल जैसे शहरों का नया सामर्थ्य देखने वाले हैं और उसमें अष्टलक्ष्मी जैसे इन आयोजनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अष्टलक्ष्मी महोत्सव को उन्होंने पूर्वोत्तर के बेहतर भविष्य का उत्सव बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर को भावना, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर के उज्जवल भविष्य का उत्सव है और विकास की एक नई सुबह का पर्व है जो विकसित भारत मिशन को आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में सरकार के विकास और शांति के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में स्थायी शांति के प्रति एक अभूतपूर्व जन समर्थन दिख रहा है। हजारों नौजवानों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और विकास का नया रास्ता अपनाया है। हमें मिलकर अष्टलक्ष्मी का नया भविष्य लिखना है और इसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है। पूर्वोत्तर के हर राज्य में स्थायी शांति के प्रति एक अभूतपूर्व जन समर्थन दिख। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने जब नागालैंड की चर्चा की तो हॉर्नबिल महोत्सव का भी आपसे जिक्र किया था। हॉर्नबिल महोत्सव की अब हम बात करते हैं जो इन दिनों नागालैंड में मनाया जा रहा है और हर साल दिसंबर महीने की शुरुआत में ये उत्सव मनाया जाता है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में आयोजित होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे महोत्सवों का महोत्सव या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, राज्य की सांस्कृतिक विविधता का एक भव्य उत्सव है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। आप सभी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे कि नागालैंड की लोक कथाओं में इस पक्षी का बहुत ज्यादा सम्मान है और इसीलिए इस महोत्सव की महत्ता भी बढ़ जाती है। ये महोत्सव राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों को उनके साझा परंपराओं और रीति रिवाजों का उत्सव है और सभी को ये एकजुट करता है और एक मंच पर लाता है। 25 वर्षों से ये उत्सव चला रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और हॉर्नबिल महोत्सव धीरे धीरे करके सांस्कृतिक कैलेंडर का एक मुख्य आकर्षण बनता चला गया। ये महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो नागालैंड राज्य द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और नागालैंड राज्य की अगर हम बात करें तो 60% से अधिक आबादी यहाँ पर कृषि पर निर्भर है और इसीलिए ये देखा भी जाता है कि इस महोत्सव में कृषि उत्पादों और शिल्पकला के बहुत से नमूने हमें देखने को मिलते हैं। और ये उत्सव हमेशा नागा हेरिटेज विलेज यानी किसामा में मनाया जाता है जो राजधानी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है जिससे समुदाय और एकता का महत्व उजागर होता है। ये महोत्सव न केवल नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उत्सव बनता जा रहा है बल्कि पूरे देश दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र ये महोत्सव बनता जा रहा है जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने चर्चा की विभिन्न जनजातियां एक साथ आती हैं और उनकी एकता का प्रदर्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। संस्कृति का यहाँ रंगारंग प्रदर्शन देखने को मिलता है। हॉर्नबिल महोत्सव में नागालैंड के संगीत, नृत्य, कला और व्यंजन का एक जो रंगारंग प्रदर्शन होता है और यहाँ पर खासतौर पर जो वहाँ की शिल्प कला है उसका जो प्रदर्शन होता है, अब इसकी प्रसिद्धि पूरे देश दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो आइए हम एक विशेष रिपोर्ट सुनते हैं अपने कोहिमा संवाददाता से इस महोत्सव के बारे में। नागालैंड की सबसे प्रमुख संस्कृति उत्सवों में से एक हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वां संस्करण इन दिनों बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहे हैं। ये महोत्सव नागालैंड की समृद्धि संस्कृति विरासत को वैश्विक मंच पर चित्रित करता है। नागालैंड के पर्यटन और कला संस्कृति विभाग के ओर से आयोजित इस महोत्सव में राज्य के परंपराओं, विविधता और भव्यता का प्रदर्शन किया जाता है। ये महोत्सव महा हॉर्नबिल पक्षी को भी समर्पित है जिसे नागा जनजातियों सतर्कता और भव्यता के प्रतीक के रूप में मनाती है। 10 दिनों के चलने वाला ये महोत्सव 1 दिसंबर की शाम को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में पारंपरिक गोंद बजाकर शुरू हुए। 25वां संस्करण में जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स और पेरू जैसे देश सहयोगी संस्कृति भागीदार के रूप में शामिल हैं, जबकि सिक्किम और तेलंगाना भागीदार राज्य हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशंत और मुख्यमंत्री निफिरियो इस महोत्सव के मुख्य अतिथि और मेजबान थे।
राज्यपाल ने कहा कि महोत्सव के 25वां वर्षों के जश्न मनाते हुए हमें इन वर्षों में हुए उपलब्धि पर चिंतन करने का अवसर मिलती है। May this festival not only entertain but also enrich, connect and inspire us all to appreciate and pursue the marvels of our history and tradition. As we open these festivities today, let our hearts open as well to new friendships and everlasting bonds. मुख्यमंत्री निफ्यूरियो ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार और नागालैंड के जनता के ओर से मैं सभी अंगतों का त्योहारों के भूमि और त्योहारों के त्योहार में स्वागत करता हूँ। The success of this globally recognized event for the past 25 years is a testament to the resilience, creativity and unity of Naga people. Each citizen is a stakeholder in this remarkable journey, and the triumph of the Hornbill Festival belong to all of us. To our esteemed guests, we are truly grateful for your presence and hope you experience the warmth of Naga hospitality. पद्मा भूषण, ग्रामी और ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने भी सभा का संबोधित किया और अपने संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव स्थल पर नागालैंड की संस्कृति, परंपरा और विरासत के चित्र करने वाले की स्टॉल लगा गई है। महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में नागालैंड की जनजातियों का संस्कृति कार्यक्रम हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल, महिलाओं की ओर से आयोजित माइकी फेस्ट, गांव ब्राह्मण, हेरिटेज वॉक, मोरोंग, हस्तशिल्प, कलाकारों की प्रदर्शनियां और बहुत कुछ शामिल है। ये 10 दिवस महोत्सव नागालैंड की सभी 18 जनजातियों को एक मंच पर लाता है, जहां अंगतों जनजाति जीवन, स्थानीय भोजन, पारंपरिक खेल, संगीत और नृत्य के अनुभव ले सकते हैं। इसका अलावा बेहतरीन हस्तशिल्प और वस्त्र भी यहाँ देखने को मिलती है। पर्वतोत्तरी के लिए कोहिमा से मैं आसुन्यो। श्रोताओं, बीते 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया और इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी विभिन्न आयोजन हुए। हमने देखा कि गुवाहाटी में पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बहुत से मेडल भी जीते। इसी तरह से सिक्किम राज्य में भी बहुत से आयोजन हुए और हम आपको एक साक्षात्कार सुनवा रहे हैं जो हमें अपने सिक्किम संवाददाता से प्राप्त हुआ है और इस साक्षात्कार में हम जानेंगे कि सिक्किम में किस तरह से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर काम हो रहा है। आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजन को सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान है। यह अभियान और सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति की क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति की अध्यक्ष, पद्मश्री सम्मान से विभूषित सुश्री द्रौपदी घिमिरे। आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 साल में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं को कृपया जानकारी दें और इस अभियान से राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों में किस तरह का लाभ पहुंच गया, इस बारे में भी अवगत कराएं। सुगम्य भारत अभियान जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को हम सिक्किम दिव्यांग और सारे सिक्किम के जितने भी दिव्यांग जन की तरफ से उन्हें हमें बहुत बहुत बधाई भी देती है, धन्यवाद भी देती है। जैसे ये प्रोग्राम आया सिक्किम में, पूरा भारत में, तो सिक्किम में जैसे दूसरा राज्य से सिक्किम में बहुत ही अवेयरनेस आ चुका है और इससे और भी आ गया है और सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति 2001 से इस अभियान में जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम है सिक्किम 2001
का आगे सिक्किम में कोई भी जिसका आर्टिफिशियल लिम्स लगाना है, सिक्किम में कुछ भी ऐसे फैसिलिटीज नहीं थे। इसीलिए हमें हमारे बच्चे लोग को, हमारे दिव्यांग लोगों को कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर ले जाना पड़ता था। इसीलिए अभी हमने 2001 से जयपुर भगवान महावीर जयपुर फूड से मिलकर हम कोलैबोरेशन करके सिक्किम में हम सारा कुछ बनाते हैं और उन लोग को हम वो लिम्स प्रदान करते हैं। साथ साथ में 2006 से उन लोगों जिसको लिम्स लगाए है उन्हें हमें स्किल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। तो अभी हमने करीबन 2001 से 4000 से ज्यादा हमें लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स लगा चुके हैं। साथ साथ में 2006 से हमने उन लोग को स्किल ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया। जो पढ़ा लिखा है उनको हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग कराया, फर्दर एजुकेशन करा दिया है। और जो नहीं पढ़ा लिखा है उन लोग को हमने कृषि में, डायरी में, एग्रीकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में हमने 300 से भी ज्यादा को हमने स्किल ट्रेनिंग दे चुका है। और बैक टू वो लोग अपने अपने घर जाकर अपना अपना जो सीखा है वो लोग कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट से भी उन लोग को जब जैसे ट्रेनिंग खत्म किया है, स्टेट गवर्नमेंट से भी उन लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिया हुआ है। और जिसने कंप्यूटर ट्रेनिंग पढ़ा लिखा है उनको गवर्नमेंट ने, सिक्किम दिव्यांग दोनों मिलकर हमने गवर्नमेंट जॉब में भी लगा दिया है करीबन 30-35 लोगों को। और जो कुछ भी नहीं कर सकते, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो प्रोजेक्ट है उसमें से जो 40% है उनको 1000 रुपए देते हैं, जो 40% से अबव है उनको 1500 देते हैं, और जो 80% है उन्हें 2000 मिलते हैं। साथ साथ में जिसका घर में जो विकलांग बच्चे हैं जो कुछ भी कर नहीं सकते, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बच्चे लोग कुछ नहीं कर रहे तो माता पिता को सर्विस भी दे रहा है। इसीलिए मैं तो पूरा भारत घूमती रहती हूँ इसी काम के लिए। मैं दिव्यांग लोगों को दूसरा स्टेट भी देखती हूँ, पर सिक्किम में देखती है। एक तो पॉपुलेशन भी कम है और इतना जागरूक है। और हमारा चीफ मिनिस्टर ने जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, जिसका घर में कुछ भी नहीं है, तो उन्हें माता पिता को सर्विस भी दे रहा है, प्रोग्राम भी दे रहा है, प्रोजेक्ट भी दे रहा है। इसीलिए ऑनरेबल प्रधानमंत्री का साथ साथ में मैं अपना स्टेट का, हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें भी हम दिव्यांग जनों की तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से दिव्यांग जन को उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। सिक्किम राज्य में दिव्यांगों की संख्या कितनी है? 18,000 समथिंग, 18,175 2011 का 18,000 प्लस है। ये तो 2011 का जनगणना का 2011 साल की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य में 18,000 से भी ज्यादा दिव्यांगजन है। अब अंत में उन माता पिता तथा अभिभावकों जिनको यह सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति और केंद्र तथा राज्य सरकार से दिव्यांगजन की सुविधा के लिए किस तरह का सहूलियत उपलब्ध कराया गया है, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी सेंटर से फोन आता है, जो बच्चे लोग को स्टाइपेंड दे देते हैं, उसमें से हमारा चीफ मिनिस्टर फंड से उन लोग को ज्यादा ही मिल रहा है दूसरा स्टेट से देख। पर उनको किस तरह से पता करना है ऐसा मिल रहा है? उन लोग को पता तो ऑलरेडी, क्योंकि अवेयरनेस कैंप होते रहता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी करते हैं, हमारे दिव्यांग सहायता समिति भी गांव में जाके हम लोग अवेयरनेस कैंप रखते हैं। और साथ साथ में सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं करते हैं, हम अभी जो वोट के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहे हैं ये भी हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग करते रहते हैं। तो सारा सिक्किम को, माता पिता को, सिक्किम में तो सभी को केंद्र सरकार का क्या प्रोग्राम है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है, सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति का क्या प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर समग्र शिक्षा के साथ भी हम लोग मिलकर टाइम में कैंप करते रहते, अवेयरनेस कैंप करते, स्क्रीनिंग कैंप करते। इसीलिए सिक्किम में तो मुझे लगता है कि सभी लोग अवेयरनेस हो चुका है प्रोग्राम के लिए। तब सभी जागरूक है। सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति सभी को जागरूक करने में जुटा है। अभी आप सुन रहे थे सुगम्य भारत अभियान और सिक्किम विकलांग सहायता समिति के क्रियाकलापों के बारे में समिति की अध्यक्ष सुश्री द्रौपदी घिमिरे से लिए गए अंतर्वार्ता ले रही थी उषा शर्मा। धन्यवाद। श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है airnsgtalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें। नमस्कार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकलन व आलेख कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।